फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या कह रहा है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ नेट फोर्स इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वहाँ पर जो कार्य होता है, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर जो वहाँ पर कार्य हो रहा है, वो जो कार्य जो होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखो इसको आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट चाहे आप इंग्लिश में कर लेना या हिंदी में कर लेना, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज के कैसा होता है, इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि कार्य का प्राप्त हो रहा है W, यानी कि कार्य जो प्राप्त हो रहा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कैसे है, बराबर है। ठीक है, तो W बराबर W इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा। या करके हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू, अब देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो आप लिखिएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ mv²। ये क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu², ये हो जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो स्टेटमेंट में यही कह रहा था कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ नेट फोर्स इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वहाँ पर जो कार्य प्राप्त होता है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा के, या हम डेल्टा के को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये अलग से भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में गतिज ऊर्जा प्रमेय है, तो ऑप्शन में ये कोई सा भी मतलब ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, तीनों फार्मूले ये एक ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिएगा, प्रूफ करेंगे देखिएगा, आप लिखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, या न्यूटन सेकेंड लॉ। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, ये होता है F इक्वल टू ma। F बराबर क्या होता है, ma, और F क्या है, यहाँ पर बल है, m क्या है, वस्तु का मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये a बराबर आ जाएगा F/m। देखो m क्या है, यहाँ a के साथ गुणा में है, जब इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, गति की तृतीय समीकरण लगा देंगे। तो आप लिखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखिएगा, ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की तृतीय समीकरण होती है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यू स्क्वायर है इसको बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, बराबर के इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, क्या बचा 2as। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, ठीक है, a का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप लिख लीजिएगा देन बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, और देखिएगा a का मान क्या है, f अपॉन m इंटू s, ठीक है। अब देखिएगा ये जो m क्या है, भाग में है बटे में है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये इंटू में आ जाएगा, तो ये आएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2f डॉट s। अब जब हम इससे m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जो है f डॉट s के साथ इनटू में, इसको जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 1/2, देखो 2 क्या है, यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, और इधर आएगा क्या m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर इक्वल टू f डॉट s, ठीक है। अब 1/2 से हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हाफ m बी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इक्वल टू f डॉट s, ठीक है। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि वर्क बराबर क्या होता है, w बराबर होता है f डॉट s, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर हम रख देंगे f डॉट s की जगह पर हम रखेंगे w, यानी कि देन ये आ जाएगा हाफ m बी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इक्वल टू w, या हम इसको लिख लेंगे इस टाइप से w इक्वल टू हाफ m बी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। तो देखो इस टाइप से हम इसको क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। और हमने आपको बताया था या हम करके इसको ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कैसा हो गया, इक्वल हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा के। तो ध्यान रखिएगा यही क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, वो सॉरी कार्य ऊर्जा प्रमेय हो जाएगी। तो देखो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में अब हम यहाँ पर कुछ इससे रिलेटिव इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस लिया है, इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, क्या कह सकता है कि यदि अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से क्या है, अधिक है, यदि कि इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, तब जो वर्क यानी कि जो W का मान होगा, जो कार्य होगा, वो 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। देखो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में ये प्रूफ किया था, W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m बी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m यू स्क्वायर। अब देखिएगा अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मान से ज़्यादा है, तो जो W का मान होगा, यानी कि वहाँ पर जो हमें कार्य प्राप्त होगा उसका मान क्या होगा, 0 से
अधिक होगा। क्यों? देखो इसका मान क्या होगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा, तो हमें जो कार्य प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, यानी कि अधिक होगा। इस कंडीशन में जो हमें वर्क डन मिलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन इंक्रीज। इस कंडीशन में क्या होगी, किसी बॉडी की यानी कि ऑब्जेक्ट की, जो भी हमने वस्तु ली है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा। तो क्या किया हमने, इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर देन है, तब W का मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा। इस कंडीशन में जो हमें वर्क प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ सकता है एग्जाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपके। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन इंक्रीज, इस कंडीशन में यानी कि अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मान से अधिक होगा, तो तब जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड केस है कि इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से अधिक है। देखिएगा, अगर हम इस फार्मूले में प्रूफ करना चाहें, ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसका जो मान है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, यानी कि इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा। या हम कहें जैसे आप 2 में से 3 को माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्य प्राप्त होगा W का मान क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, जो आपको प्राप्त होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, यानी कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की यानी कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्ड केस है कि इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के कैसे है, बराबर है। अब देखो जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये मान लो 2 है और ये भी 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, यानी कि वर्क डन हमें कैसा प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, यानी कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तब वहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, यानी कि उसकी जो है बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ किया और उससे रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है।